हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम कर रहे थे ह्यूमन राइट्स और इस वीडियो में लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ह्यूमन राइट्स के बारे में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें क्या रिलेटेड लॉज हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, किसी भी और बाकी कंट्रीज़ की तरह इंडिया में भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो रूटेड हैं या आप कह सकते हैं फाउंडेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूडेड हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम अपने फ्रेमवर्क की बात करें तो कई ऐसे आप कह सकते हो पार्ट्स हैं, एरियाज हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। जैसे सबसे पहले प्रियम्बल में बात की गई है, फिर उसके बाद पार्ट 3 में जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट लिस्टेड हैं उसमें बात की गई है, और उसके बाद पार्ट 4 जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वहाँ पर बात की गई है, और फिर पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल की कि प्रियम्बल में किस तरह से ह्यूमन राइट्स को हाईलाइट किया गया है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। सॉरी, प्रियम्बल से स्टार्ट होता है। और प्रियम्बल बेसिकली क्या है, एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता है कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करना क्या चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके एम्स क्या हैं और क्या हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे। तो इस प्रियम्बल में एक तरह से हमारी पूरी जो फ्रेमवर्क है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हाईलाइट हो जाता है। और जहाँ पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई एम्बिग्यूटी हो, वेगनेस हो, जहाँ पर क्लैरिटी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है या कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कोई प्रोविजन क्या कहता है, उस वक्त हम जो है उनको इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल का सहारा लेते हैं। मतलब प्रियम्बल जो है एक तरह से आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और जिस तरह से जब हम कहते हैं कि जब हम कहीं दुविधा में हो तो अंतरात्मा की सुननी चाहिए, तो सिमिलरली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं हमारे को एम्बिग्युइटी हो जाती है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम उस वक्त प्रियम्बल को रेफर करते हैं। तो और फिर दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स हैं वो लिमिट हो जाती हैं इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से कि और जो जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं उसको पार्लियामेंट हमारा जो है वो अमेंड नहीं कर सकता। जैसे कि डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, सेकुलरिज्म है, सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशियल रिव्यू एट्सेट्रा, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं करता। सिमिलरली प्रियम्बल भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और इसको प्रियम्बल को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकता। तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें, वैसे तो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, ये एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसमें हाइलाइटेड वर्ड्स वो मैं बता रहा हूँ जो जहाँ पे हमारा फोकस है। जैसे सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है शुरू होता है वी द पीपल से। वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉरी हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। अब देखिए, डेमोक्रेसी की बात हो गई, इसमें रिपब्लिक होने की बात हो गई, सोशलिज्म की बात हो गई, सेकुलरिज्म की बात हो गई, और ये भी बात हो गई कि हम एक सॉवरन कंट्री हैं। फिर यहाँ पर लोगों को किस तरह का जस्टिस मिलेगा, ये ह्यूमन राइट आ गया यहाँ पे। देखो, जस्टिस मिलेगा तो ह्यूमन राइट है, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फिर आज़ादी अगर होगी ये भी ह्यूमन राइट है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फिर इक्वालिटी, ये भी ह्यूमन राइट है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रिटर्निटी, भाईचारे से रहेंगे लोग, हम पीसफुली आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सो दैट वी इंश्योर या अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जब हम इंडिविजुअल की डिग्निटी की बात करते हैं सॉरी, दिस इज अगेन ह्यूमन राइट्स। फिर आगे बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद बना के, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुद बना के खुद को ही डेडिकेट कर दिया ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है। अब हमारा प्रियम्बल क्या प्रोक्लेम करता है, दैट द राइट्स एंड फ्रीडम्स प्रोविजंस ऑफ व्हिच आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन वेरियस पार्ट्स एंड क्लॉजेस एम टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन दोज राइट्स एंड फ्रीडम। जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगह पे राइट्स और प्रिविलेजेस मेंशन की गई हैं और इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे ऑल आर सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रियम्बल, आप कह सकते हो। वो जो हमारे ऑल सभी सिटीजन्स की सिक्योर है वो राइट्स एंड फ्रीडम्स। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। फिर उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसमें हम बात करते हैं
ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट के बारे में भी हम काफ़ी वीडियोस में बात कर चुके हैं पिछले, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर ही है राइट्स का, उसमें हमने बात की थी डिटेल में, तो इसलिए इसको हम ब्रीफली टच करेंगे। हमारे आर्टिकल 12 to 35 जो है वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है फंडामेंटल राइट से। और ये जो फंडामेंटल राइट हैं हम इनको क्यों फंडामेंटल कहते हैं? बिकॉज दे आर द बेसिक राइट्स विच आर ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इनकी क्या खासियत क्या क्या है? जैसे कि सबसे बड़ी खासियत क्या है? दे आर एनफोर्सेबल बाय द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, हायर कोर्ट सॉरी। तो जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो इंश्योर करते हैं कि किसी का भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं होगा, एनफोर्सेबल है। अगर आप का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, यू कैन गो टू द कोर्ट। देन सेकंड इसका फीचर क्या है कि आर्टिकल 32 जो है वो प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है, यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट आप जा सकते हो अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो। मतलब हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन जुडिशरी करती है। देन अनदर आर्टिकल 13 elevates the authority of the fundamental rights. That is, it ensures that the state or any other competent authority do not make laws including ordinances, orders, bylaws, regulation, notification, custom or usage that contradicts or takes away or breaches the fundamental right. कोई भी लॉ जो स्टेट ने बनाया है ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आर्टिकल 13 कहता है, जो कॉन्ट्रडिक्ट करता हो हमारे फंडामेंटल राइट को या उनको ब्रीच करता हो, चाहे वो ऑर्डिनेंसेस हैं या वो ऑर्डर्स हैं, वो बाई लॉज हैं, वो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशन है, कस्टम है कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। देन फंडामेंटल राइट्स सॉरी लॉस्ट द इमेज। ये भैया मुश्किल काम था, इसको दोबारा पकड़ना पर हो गया। ओके तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स आर मोस्टली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एंड इन सम केसेस अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन। ज़्यादातर जो है फंडामेंटल राइट जो है स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल होते हैं, लेकिन कभी कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी इनको इन्फोर्स किया जा सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये किसके अगेंस्ट इन्फोर्स होगा? इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस अगेंस्ट द स्टेट। की आप मान लीजिए गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपको उससे रोका जा रहा है, तो देन इट विल बी द वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप दूसरी बात करें प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में, ऐसा हो सकता है मान लीजिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आपने फैक्ट्री में लगाए हैं या किसी ने फैक्ट्री में लगाए हैं, आपने अपनी पर्सनली नहीं लेना इस बात को, है ना, फैक्ट्रीज में काम पे लगे हैं या माइंस में काम लगे हैं, उस केस में दिस विल बी अगेंस्ट अ पर्सन। देन टर्म स्टेट। अब ये जो स्टेट टर्म है ये भी कहा गया कि स्टेट टर्म का मतलब क्या है? इस स्टेट टर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के अलावा स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, अदर अथॉरिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजेंसीज लाइक आर ऑल एजेंसीज ऑफ स्टेट। इंडियन ऑयल लिमिटेड, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, दिल्ली जल बोर्ड एट्सेट्रा एंड सो ऑन। जो भी एजेंसीज गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं दे विल ऑल बी इंक्लूडेड इन द टर्म स्टेट। ठीक है ना? तो अगर इनमें से कहीं पर भी अगर ह्यूमन राइट वायलेशन या फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है देन इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू बी और कंसिडर टू बी अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय द स्टेट। ठीक है, अब देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर हम ये डिटेल की बात करें तो आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी हो गया, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम हो गया, 24-25 अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, 29-30 कल्चरल एजुकेशनल राइट हो गया, और आर्टिकल 35 जिसमें 32-35 आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सारे के सारे राइट्स हैं, इनकी जो डिटेल्स है अब हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, और आपके कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें
थैंक यू सो मच। टेक केयर।